हेलो बच्चों आज हम आपकी कार्य पुस्तिका विज्ञान की का कोयला और पेट्रोलियम वाला पार्ट जो है, जो कि पार्ट 3 है, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले ये जो एक चित्र दिया हुआ है, देखिए आप इस चित्र में इसको पूरा करना है। जो यहाँ पर पेंसिल से लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारा इसमें खाली जगह थी जिसे पूरा किया गया है। तो इसमें देखिए ये सभी अगर हम पढ़ें, जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, जैसे कि ये प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये पेट्रोल, डीज़ल, पैराफिन मोम, ये सभी के सभी जो नाम हैं, ये हमने जब पेट्रोलियम का परिष्करण पढ़ा था उसमें ये नाम आए थे, है ना। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये पेट्रोलियम का जब परिष्करण किया जाता है उस वक्त ये सभी संघटक उत्पन्न होते हैं, है ना। तो इसलिए हमने ये जो पूरा चित्र है इसके मध्य में लिख दिया है पेट्रोलियम के संघटक। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये है पेट्रोलियम का संघटक। अब इसमें सबसे पहले जो ऊपर लिखा गया है वह है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, फिर ये यहाँ साइड में स्नेहक तेल, द्रवित पेट्रोलियम गैस और बिटुमेन। तो ये नाम आपने पूरे कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पेट्रोलियम के उपरोक्त संघटकों के उपयोग लिखें। उपरोक्त कौन से? जो अभी हमने पीछे जो हमने चित्र देखा था उसके। तो उसमें जो जो नाम हमने लिखे थे और जो पहले से लिखे हुए थे उन सब से मिलकर ये बना है। तो पहला है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो घर और उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। पेट्रोल और डीजल मोटर ईंधन है, शुष्क ढिलाई में भी यूज़ होता है। शुष्क ढिलाई को बच्चों ड्राई क्लीन कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल को स्टोव में, लैंप में यूज़ करते हैं। स्नेहक तेल, ये स्नेहन के लिए जैसे ग्रीस जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। बिटुमेन, बिटुमेन जो है पेंट व सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन सीएनजी। सीएनजी जो है वह क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो सीएनजी जो है उसके पहले तो क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म लिखी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो कि एक प्राकृतिक गैस है जो हमें मतलब जो पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है तो उसके लिए पेट्रोलियम को जब मतलब कि कच्चे तेल के रूप में जब हम प्राप्त करते हैं तो जहाँ चट्टानों के बीच में पेट्रोलियम मिलता है वहीं पर हमें उसके ऊपर क्या मिलता है, प्राकृतिक गैस। और ये जो चट्टानें होती हैं ये कहाँ होती हैं? समुद्र में। ठीक है, तो समुद्र की गहराई में जहाँ पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल मिलता है, जैसे काला सोना भी कहा जाता है, उसके ऊपर हमें क्या मिलती है? प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस को जब बहुत अधिक दबाव के साथ रखा जाता है तो उसे कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब इसका उपयोग जो है परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में होता है और घरों और कारखानों में भी ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला आगे देखो, ये यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से तुम्हें बताया गया है क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम बिटुमेन क्या होता है। तो बिटुमेन जो है वो ये तारकोल जो है इसी के जैसा काला गाढ़ा द्रव होता है, परंतु तार से थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इसका आजकल यूज़ किस में करते हैं? सड़क बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इसके क्योंकि ये गाढ़ा द्रव है तो बहुत अच्छी तरह से सड़क निर्माण में ये काम आता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है सीएनजी जो है उसका प्रचलन क्यों बढ़ रहा है। तो देखो सीएनजी जो है बच्चों वो एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए यह है कम प्रदूषणकारी है और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, इसके बाद अगला है ईंधन के उपयोग के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस और किस काम में आती है। तो प्राकृतिक गैस जो है घरों में खाना पकाने के लिए काम में आती है और अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा है कि ये और क्या काम आती है, ये हमारे वाहनों को चलाने के काम आती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पहले से नहीं लिखा है, ये आप लोग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये वाहनों के लिए प्रयोग होती है। ये वाला जो सेंटेंस है ये आप खुद पूरा करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोलियम व कोयले का कम से कम प्रयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है।
अब देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवाश्म ईंधन जो है उसको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? करोड़ों वर्ष लगते हैं। और जिस चीज़ को करोड़ों वर्ष बनने में लग रहे हैं, तो अगर वह चीज़ ख़त्म हो जाए तो हमें देखो, मतलब हम लोगों की तो ज़िंदगी भी नहीं होती है ना इतनी। हम आजकल एवरेज ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनकी जो उम्र है वो 70 साल के करीब होती है, 70-75 बस। हाँ, तो करोड़ों वर्ष तक कौन जिएगा? तो इसलिए हम लोगों जो है जीवाश्म ईंधनों को जो बनने के बाद उन्हें प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका कम से कम प्रयोग करें, ताकि क्या होगा कि हमें वो मिल जाएं। वो उनको बनने में करोड़ों वर्ष लगेंगे, तो इसलिए उन करोड़ों वर्ष का कोई इंतज़ार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इनका ध्यान से प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पास समाप्त जल्दी नहीं होंगे। ठीक, तो आंसर में जो लिखा है वो देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनके समाप्त होने पर पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो इन्हें पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसलिए इनका प्रयोग हमें देखकर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि आप ऊर्जा मंत्री होते, क्या होते बच्चों? ऊर्जा मंत्री। यदि आप ऊर्जा मंत्री होते तो कोयले व पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाते हैं? तो कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए यहाँ पूछा गया है कोई 3 उपाय आपने बताने हैं। तो देखो यहाँ भी हमने 2 लिखे हैं, जो तीसरा है वो मैं आपको बताऊँगी, पर आपने खुद से लिखना है उसको। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जैसे सबसे पहला लिखा है जीवाश्म ईंधन को कम से कम प्रयोग करें। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि जीवाश्म ईंधन का हम कम से कम प्रयोग करें, और इसके जो नए विकल्प हैं उनको ढूंढने पर जो शोध कार्य चल रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए, है ना, ताकि हमें इसके लिए कोई नया जो विकल्प है वह हम मिल जाए। अब जो इसके नए विकल्प हैं, है ना, उसमें जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ करें? हाँ, तो बच्चों हमें किसका प्रयोग करने से चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, साइकिल देखो इतनी अच्छी एक हमारे लिए विकल्प होता है कि इसमें क्या है कि ना ही तो पेट्रोल लगता है, ना डीजल लगता है, ना ही हमें सीएनजी की ज़रूरत पड़ती है ना। साइकिल के लिए हमें क्या है कि फटाफट हमने साइकिल उठाई और चले गए। पर आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को छोटा दूरी पे भी जाना हो तो भी वो ये गाड़ियों का यूज़ करते हैं, जिससे क्या है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल है या जो जीवाश्म ईंधन है उनका यूज़ होता है। तो कोशिश करिए कि आप लोग जो जीवाश्म ईंधन से चलने वाले गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, उनका कम से कम प्रयोग करें। ठीक है, तो अब ये तीसरा उपाय जो है ये आप लोग सब खुद लिखेंगे। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है शुष्क धुलाई, यानी कि ड्राई क्लीन। तो ड्राई क्लीन जो है वह क्या होता है उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। तो घरों में कपड़े धोने में पानी के साथ साबुन या सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कपड़ों पर लगी गंदगी, मेल आदि साफ़ हो जाता है। ड्राई क्लीन या शुष्क धुलाई में कपड़ों को पानी की बजाय पेट्रोलियम ईथर में भिगोया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, शुष्क धुलाई में पानी का यूज़ नहीं किया जा रहा, उसे पेट्रोल में यानी कि पेट्रोलियम ईथर जो है उसमें भिगोया जाता है। इससे क्या होता है, कपड़ों पर जमी मैल अलग हो जाती है और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। बाद में उन्हें सुखा दिया जाता है, जिससे पेट्रोलियम ईथर की जो स्मेल होती है वह उड़ जाती है। ठीक है, स्मेल भी उड़ जाती है। और पेट्रोलियम जो ईथर है वह, जैसे आपने देखा होगा, पेट्रोल को अगर आप हाथ में थोड़ा सा रखें और वो थोड़ी देर में वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो कपड़ों में जो पेट्रोलियम ईथर लगा होता है उसे जब धूप में डाल दिया जाता है सूखने के लिए कपड़ों को, तो वह भी उड़ जाता है। ठीक, तो अब हम इसके बाद इसमें दिए हुए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि कपड़ों की शुष्क धुलाई का अर्थ क्या है। तो अभी देखो हम लोगों ने अभी यही पढ़ा था कि शुष्क धुलाई क्या होती है, तो आप खुद इसका आंसर फटाफट से दे सकते हैं कि शुष्क धुलाई क्या है। कपड़ों को पानी की बजाय किसी दूसरे रसायन या विलयन से धोना, जिससे कपड़े साफ भी हो जाएं और नुकसान भी नहीं हो, है ना।
तो अगला क्वेश्चन देखें आप, कपड़ों की शुष्क धुलाई व सामान्य धुलाई में अंतर क्या है। अब इन दोनों में अंतर भी आपको बहुत अच्छे से समझ ही आ गया होगा कि शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, पेट्रोलियम ईथर का। और यह है क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो महंगा होता है, तो इसलिए यह थोड़ा महंगी पड़ती है। पर सामान्य धुलाई जो होती है उसमें पानी का उपयोग किया जाता है, जो कि सस्ती होती है। तो यही इन दोनों में अंतर होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा घरों में भी आपकी मम्मी जो होती हैं वो सभी कपड़ों को तो ड्राई क्लीन करने के लिए नहीं भेजती हैं ना, तो घरों में ही कपड़े धो लिए जाते हैं क्योंकि पानी का उपयोग किया जाता है और वह सस्ती भी होती है ना। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करा करें कि पेट्रोलियम का यूज़ जो है वो कम से कम होए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि प्रकृति में कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि ईंधन समाप्त हो जाते हैं तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, जब हमारे पास ये जीवाश्म ईंधन है ना, सारे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब अगर हमारे पास समाप्त हो गए तो इसका क्या। हाँ तो बच्चों, जीवाश्म ईंधन जब ख़त्म हो जाते हैं या ख़त्म हो गए तो इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसका इफ़ेक्ट देखो, सबसे अधिक तो क्या पड़ेगा, जो हम लोग इतने सारे व्हीकल्स यूज़ करते हैं, है ना, छोटी छोटी दूरी के लिए भी हम लोग व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं, तो वो वाहन ही नहीं हमारे चल पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है, विद्युत उपकरण जैसे जनरेटर वगैरह जो होते हैं उनमें भी डीजल डाला जाता है। तो फिर जब हम विद्युत उपकरणों मतलब कि जीवाश्म ईंधन ही ख़त्म हो जाएंगे तो विद्युत उपकरण भी नहीं चला पाएंगे, तो इनका उपयोग बंद हो जाएगा। विद्युत तापीय संयंत्र कौन से होते हैं, जहाँ पर विद्युत को बनाया जाता है, वहाँ भी विद्युत उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जीवाश्म ईंधन का। तो जब जीवाश्म ईंधन ही नहीं होंगे तो विद्युत का उत्पादन में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न दिए हुए हैं वो वैकल्पिक प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें कि चार विकल्प दिए हैं, हमने उनमें से छांटना है कौन सा सही है। ठीक है, तो कपड़ों की शुष्क धुलाई में निम्न में से कौन सा पदार्थ इस्तेमाल होता है। तो देखिए, इसमें जो पदार्थ होगा वो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि पेट्रोलियम जो है उसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, शुष्क धुलाई के लिए, जिसमें पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा हमारा, पेट्रोलियम। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम ईंधन है वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, घ ऑप्शन में, तो यही इसका राइट आंसर है। अगला, निम्न में से किसे काला सोना भी कहा जाता है। अब काला सोना भी किसे कहते हैं हम लोग, कच्चे तेल को, कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से कोलतार की प्राप्ति किससे होती है। तो कोलतार जो होता है वो हमें जब हम कोक का निष्कर्षण करते हैं उस वक्त प्राप्त होता है ना, तो इसलिए कोक जो है वह इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम और वे हमारे वैज्ञानिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में अन्य विकल्पों की खोज कर रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। मतलब ऊर्जा के स्रोत के रूप में नए विकल्प जो हैं उसको खोजने की क्या ज़रूरत है। तो इसकी क्या ज़रूरत है, देखो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जो जल्दी से ख़त्म हो सकते हैं, है ना। तो जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग करने से क्या होगा, ये समाप्त हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि इनके विकल्प के रूप में कोई नया ईंधन ज़रूर खोजा जाए, इसीलिए इनकी मतलब कि विकल्पों की खोज करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या ऊर्जा का कोई भी स्रोत प्रदूषण रहित हो सकता है। प्रदूषण रहित मतलब प्रदूषण के बिना, जो कि प्रदूषण ना करें, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखो, कोई भी ऊर्जा का स्रोत ऐसा नहीं है जो प्रदूषण रहित है ना। तो प्रदूषण रहित जब कोई स्रोत नहीं, तो जब प्रदूषण रहित ही कोई स्रोत नहीं है तो हम लोग यहाँ आंसर क्या लिखेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। अभी क्वेश्चन में पूछा था क्यों अथवा क्यों नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी ऊर्जा का स्रोत जो है प्रदूषण मुक्त नहीं है, बस इसका इतना सा ही आंसर है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल बच्चों, हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। रॉकेट में जो ईंधन डाला जाता है उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या तुम इसे सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन कहोगे, कारण सहित बताओ। तो देखो, जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है रॉकेट ईंधन में वो तो ज़रूरी होता है ना, परंतु यह सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल स्वच्छ ईंधन होता है ये।
क्यों होता है स्वच्छ ईंधन? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसका पूर्ण दहन होता है, जिससे प्रदूषण कम से कम होता है। ठीक है, तो जिस चीज़ का पूर्ण दहन हो रहा है तो उसका मतलब वहाँ प्रदूषण भी बहुत ही कम होगा, इसलिए हाइड्रोजन को CNG की तुलना में स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो एक सारणी दी हुई है पहले कि जीवाश्मीय ईंधन और सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के रूप में निम्न बिंदुओं की तुलना करनी है ना। तो सबसे पहला जो इसमें स्रोत दिया हुआ है परंपरागत और गैर परंपरागत, ये पॉइंट दिया है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो एक कॉलम में लिखा गया है और दूसरे में सूर्य, है ना। तो जीवाश्म ईंधन कैसे हैं? परंपरागत। और जो सूर्य की ऊर्जा या सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है वह एक गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है अक्षय और समाप्त होने वाले संसाधन, मतलब कि इनमें से कौन अक्षय है या नहीं है, दूसरा समाप्त होने वाले संसाधन हैं या नहीं है। तो अब देखो जीवाश्म ईंधन हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन जो है उनका अधिक प्रयोग करने से वे समाप्त हो जाएंगे आसानी से, है ना। तो इसलिए समाप्त होने वाले संसाधन कौन से हो गए? जीवाश्म ईंधन। और सूर्य कैसा हो गया? वह एक अक्षय संसाधन। ठीक, इसके बाद तीसरे पॉइंट में दिया है उपलब्धता, कि इनकी उपलब्धता क्या है। तो इनकी उपलब्धता देखो, जीवाश्म ईंधन जो है क्योंकि वह समाप्त हो सकते हैं इसलिए क्या होगा कि इनकी मात्रा सीमित है हमारे पास, है ना। तो और सूर्य की ऊर्जा जो है वह असीमित है। ठीक, अब प्रदूषण क्या है? जीवाश्म ईंधन से जो है अधिक प्रदूषण होता है। कैसा प्रदूषण होता है? अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गाड़ियों के धुएं वगैरह जो होते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हो, बहुत अधिक ट्रैफिक है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ जाती है ना। क्योंकि गाड़ियों से इतना धुआं प्रदूषण निकल रहा होता है कि आपको वहाँ खांसी भी आने लगती है ना। तो इसलिए ये जो जीवाश्म ईंधन है वह अधिक प्रदूषणकारी हैं और सूर्य की ऊर्जा वह तो प्रदूषण रहित है। इसके बाद अगला पॉइंट में दिया है कीमत और लागत, कि इन दोनों में से किसकी कीमत अधिक है। तो ये आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनकी कीमत अधिक होती है। ठीक है, और सूर्य की ऊर्जा तो हमें वैसे ही मिल रही है ना। तो क्या है, ये कम होगी इसकी कीमत। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है जहाँ तक संभव हो सभी वाहन को नियत एवं निश्चित गति से चलाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई व्हीकल चला रहे हैं तो उस वक्त हमें कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए, और वो जो बातें होती हैं वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिससे हम अपने ईंधन की बचत कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर जो है वह भी क्या लिखा है कि नियत एवं निश्चित गति से वाहन में, नियत एवं निश्चित गति से, यहाँ पर आप लोग एक शब्द लिख लीजिएगा बच्चों, ये छूट गया है आपका शब्द, नियत गति से चलाने से। ठीक है, चलाने से वाहन में ईंधन की खपत कम होती है। क्या कम होती है बच्चों? ईंधन की खपत कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए। अब इसमें जो आपका ये जीवाश्म ईंधन और सूर्य की ऊर्जा वाला जो क्वेश्चन है, इसको देखो एक चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया गया है कि जीवाश्म ईंधन में क्या हो गया? कोयला हो गया और पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल, ये दोनों क्या हैं? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और सूर्य की ऊर्जा, ठीक है, ये हमारा जो हमें सौर ऊर्जा के रूप में हमें सनलाइट जो मिल रही है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को जीवाश्म ईंधन जो है इनको कम से कम यूज़ करना चाहिए, इनकी बचत करनी चाहिए, ताकि निकट भविष्य में ये समाप्त ना होए, है ना। निकट भविष्य के लिए हमें जीवाश्म ईंधन को बचाकर रखना है। ठीक है, बचाना है। तो उम्मीद है आप लोग ध्यान से जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करेंगे और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बचत करेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।
ठीक है।